डिटेल में पढ़ा था, तो आज चौथा पढ़ेंगे। वो 3 मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। धरती के ऊपर ताप का बढ़ जाना पहला विपदा है। दूसरी विपदा है ये ताप बढ़ जाने से आइस का मेल्ट होना, ये दूसरी विपदा है। ओके, तीसरी विपदा है ये पोल्यूशन। तो 3 विपदाएं हैं। ओके, तो इसके साथ साथ और एक विपदा है जो चौथा है, तो वो मैं अभी लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ओके, सो चौथी विपदा, धरती के तापग्रस्त होने के आधार पर धरती के चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र का विचलन होना भी एक संभावना है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये मैग्नेटिक जो पोल्स है तो वो विचलित हो जाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट को अपन ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका एक वो जो कैपेसिटी है अट्रैक्शन वाला, वो लूज कर जाता है। तो अपन मतलब स्कूल में साइंस में पढ़े ही होंगे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये चुंबकीय धारा जो है वो कंप्लीटली रन करते रहता है कंटिन्यूअसली। अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा, तो धरती विचलित होने की संभावना है। यही मतलब बाबा जी यहाँ कह रहे हैं। सो इस धरती में उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच स्वयं स्फूर्त विधि से चुंबकीय धारा अथवा चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है। ओके, तो नॉर्थ और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक जो लाइंस है, ओके, तो वो बनी हुई है। तो इस बात को भी स्वीकारा गया है साइंस में। इसी आधार पर दिशा सूचक तंत्र बनाकर प्रयोग कर चुके हैं। सो वी आर यूजिंग दिस फॉर ऑल द थिंग्स। जैसे ये जो जहां पे जितना ग्रेविटी है, ओके, ये इसके हिसाब से ही मतलब ये मिसाइल्स का उड़ना, रॉकेट्स का उड़ना, ये सब तय किया जाता है पूरा। इस विधि से जो ध्रुव से ध्रुव अपने संबद्धता को बनाए रखा है, इसके आधार पर ही धरती के ठोस होने का अविरल कार्य संपादित होता रहा है। तो मतलब धरती मतलब अर्थ इंटैक्ट रहने के लिए ये बेसिक मेन रीजन है। मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिज्म जो अर्थ का है, ये मेन रीजन धरती का एक जगह पे रहना। अगर जरा भी वो कम हो गया या ज्यादा मतलब कम हो गया या तो डिस्टर्ब हो गया तो ये अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है। देन एवरीथिंग हैज टू बी रिकैलकुलेटेड अगेन। ओके, इससे धरती के परत से परत उष्मा संग्रहण, पाचन, संतुलनकारी संपदा संपादित होती है। मतलब ये जो मैग्नेटिज्म के हिसाब से ही लेयर बाय लेयर जो टेम्परेचर है, इससे मतलब जो हीट को डाइजेस्ट करता है, इससे ही बनता है ये। इससे धरती की स्वस्थता ताप के रूप में संतुलित रहने की व्यवस्था बनी है। तो ये बैलेंस स्टेट में इसीलिए है। अभी धरती के असंतुलित होने की घोषणा तो मानव करता है, किंतु उसके दायित्व को स्वीकारता नहीं है। इसलिए उपायों को खोजना बनता नहीं, फलस्वरूप निराकरण होना बनता नहीं। सो क्या है कि मतलब हम सब लोग ये कह रहे हैं कि लाइक अर्थ इज अनवेल। तो ये अनवेल का कारण ये है कि टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर, तो अर्थ इज बिकमिंग अनवेल। मगर वी नो दैट ओके, अर्थ इज बिकमिंग अनवेल, बट हु विल फाइंड द सॉल्यूशन? मतलब कौन इसका सॉल्यूशन देगा? तो जो भी सॉल्यूशन मैं दूंगा करेगा, तो वो उसको जिम्मेदारी को स्वीकारना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी को जब स्वीकारेगा तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बदलना ही पड़ेगा। तो मतलब जो कोई आदमी भी घोषणा करता है मैं आज से अच्छा होने वाला हूँ, चाहे दूसरे लोग अच्छा हो ना हो, इस आदमी की घोषणा को पकड़ के वो आप अच्छे नहीं है करके बोलते हैं ना, वैसा ही ये अर्थ इज बिकमिंग अनवेल, अर्थ देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन इज टेकिंग प्लेस, ऐसा करके हम बोल रहे हैं, मगर इस जिम्मेदारी को ले नहीं रहे हैं। तो जिम्मेदारी को लेने के लिए हमारे अंदर जो एजुकेशन है ना, उसमें मतलब बहुत सारा परिवर्तन चाहिए कि जो आदमी मतलब जिम्मेदारी ले। ओके, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। ओके, मैं और नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। इस क्रम में आगे और धरती में ताप बढ़ने की संभावना को स्वीकारा जा रहा है। यह इस बात के लिए आगाह करता है, ध्रुव से ध्रुव तक संबद्ध चुंबकीय धारा किसी ताप
किसी ताप तक पहुंचने के बाद विचलित हो सकती है। इससे यह धरती अपने आप में ठोस होने के स्थान पर बिखरने लग जाना स्वाभाविक है। तो जैसा अभी मैंने कहा कि मैग्नेट को जब ज्यादा हीट करते हैं तो उसको वो मैग्नेटिज्म वो हो जाता है, तो जो भी मतलब उससे अट्रैक्टेड चीज है वो सब बिखरने लगता है, तो लगती है। तो यह बिखर जाने के बाद धूल के रूप में मानव की कल्पना में आता है। तो धूल के रूप में मतलब ईच पार्टिकल गेट सेपरेटेड, बिकॉज वो मैग्नेटिज्म नहीं है तो सेपरेट हो जाएगा वो। इसके उपरांत मानव कहाँ रहेगा, जीव जानवर कहाँ रहेंगे, हरियाली कहाँ रहेगी, सो पानी कहाँ रहेगी, पानी की आवर्तनशीलता की व्यवस्था कहाँ रहेगी। सो ये सारे जो जितने भी अपन मतलब क्या बोलते हैं लॉजिकली सोच सकते हैं कि मैग्नेटिज्म अगर चला गया तो क्या होगा। तो आदमी को सुखी रहने के लिए ये सारे जितने भी अवस्थाएं हैं, ये धरती पर रहना बहुत जरूरी है। तो अपन उससे ही खेल रहे हैं, अज्ञानवश उससे ही खेल रहे हैं। तो ये सब विलोम घटनाएं मानव के मानस को काफी घायल करने की स्थिति में तो है। तो जब भी सोचते हैं तो इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, डेड एंड की तरफ जा रहा है। मगर इसका एकमात्र उपाय है कि हमको जिम्मेदारी लेना होगा। तो क्या क्या जिम्मेदारी लेना होगा, तो मतलब समझदारी, उसके बाद में ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, ये सारे चीज है। मतलब जो बाबा ने दूसरे चैप्टर्स में कहा है, समझ रहना चाहिए अपने अंदर। तो समझ है तो ही समृद्धि है, समाधान है तो समृद्धि है, अदरवाइज नहीं। समृद्धि नहीं है तो अपन कितना अपने को मतलब और चाहिए पता नहीं चलता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई स्लीप, जब मैं सोता हूँ मेरा बेड का साइज क्या होना चाहिए, तो मेरे से बड़ा हो गया तो बस है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि बाजू वाले के बेड से ज्यादा होना चाहिए, किसी और के बेड से ज्यादा होना चाहिए, यही अपने को बर्बादी के रास्ते ले जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं जो भी करेक्शन चाह रहा हूँ अपने से ही शुरू होना चाहिए। तो ये मतलब जिम्मेदारी की ओर अपने को ले जाएगा। तो उसके बाद में क्रमिक रूप से करेक्शन के आफ्टर करेक्शन होते होते मतलब एक जगह पे होगा कि मैं मिस्टेक ही नहीं करूंगा। ओके, ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा। ओके, इसके उपचार का उपक्रम यही है कि कोयला और खनिज तेल से जो जो काम होना है उसका विकल्प पहचानना होगा। तो अभी ये अर्थ के बारे में जो मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म जब मतलब कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उससे अर्थ बिखरने लगता है। इससे बचाने के लिए अपने को क्या चाहिए कि जो सूरज से जो टेम्परेचर मतलब हीट जो धरती को पहुंच रहा है, तो उसमें जो जो भी उपयोगी है हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो बाहर फिर रेडिएट होके अर्थ से रेडिएट होके बाहर जा रहा है, उसके जाने के लिए हम व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम जो क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। तो कोयला और खनिज तेल के प्रयोग को रोक देना ही एकमात्र उपाय है। ओके, इसी के साथ विकिरणीय ईंधन प्रणाली भी धरती और धरती के वातावरण के लिए घातक होना हम स्वीकार चुके हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वाला एनर्जी भी जो है उससे भी मतलब धरती के लिए इट्स नॉट गुड करके कह रहे हैं, ये भी अपने को पता चल गया है। ओके, तो विकिरणीय विधि से जो ईंधन घातक है, कोयला खनिज विधि से ईंधन भी घातक है। तो कोयला खनिज विधि से मतलब फॉसिल फ्यूल से भी डैमेज हो रहा है और न्यूक्लियर एनर्जी से भी डैमेज हो रहा है। मगर अभी अपने को पावर चाहिए, पावर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अपने जो बहुत सारे जो ह्यूमन ड्रेजरी है, जो ज्यादा मेहनत लगता है, उसको कम मेहनत से करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिसोर्सेस को हमें ढूंढना है। तो एनर्जी रिसोर्सेस को अगर अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह ढूंढते हैं तो इमीडिएटली यही दिखते हैं, जो पुराने हैं वही दिखते हैं। मगर और अच्छी तरह से सोचा जा सकता है कि मतलब और किस तरह से अपने को एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि अपने को मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए मतलब आपको पता होगा, स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। जैसे ये मैग्नेट है तो इसके मतलब राउंड में अगर वाइंडिंग करते हैं, इसके मैग्नेट आयरन रॉड है, रॉड के अराउंड अगर वायर मतलब इसको सर्कल करते हैं तो यहाँ पे करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट हो जाएगा।
तो अगर वायर मैग्नेट ये है पहले से, तो किसी वायर को मतलब वाइंडिंग करते हैं, तो इसको अगर आगे पीछे करते हैं तो वायर में करंट आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कन्वर्शन है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी अपने को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो इसके लिए अपने को ये जो मैग्नेट है इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए अपने को कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? अभी ऐसा कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी या फॉसिल फ्यूल को बर्न करके इसको हिलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो अल्टरनेट सोर्सेस से लाना पड़ेगा। उसी की जिक्र यहाँ पे अगले लाइंस में बाबा जी कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, विकिरण विधि से ईंधन घातक है, कोयला खनिज विधि से ईंधन भी घातक है। तो इनके उपयोग को रोक देना मानव का पहला कर्तव्य है। तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज ए फर्स्ट एक्शन इसको रोकना चाहिए। क्या मतलब न्यूक्लियर एनर्जी और कोयले को जलाना रोकना चाहिए। तो या दूसरा पहला कर्तव्य है बस। दूसरा कर्तव्य है मानव सुविधा को बनाए रखने के लिए ईंधन व्यवस्था के विकल्प को प्राप्त कर लेना। तो मतलब यू सर्च फॉर द अल्टरनेटिव्स, ताकि जो भी कन्वीनियंसेस है आदमी के लिए उसको बनाए रखने के लिए अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी को देखना पड़ेगा। तो यह विकल्प स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ता है, तो इजीली अपने को अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया है, प्रवाह बल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना। ओके, तो जो फ्लो हो रहा है तो रिजर्वायर बना के फिर उससे एनर्जी निकालना है। ओके, देन सेकंड, इस अकेले स्रोत के प्रावधान से प्रदूषण रहित प्रणाली से विद्युत ऊर्जा आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो सकती है। जैसे कि एक असेसमेंट है कि ब्रह्मपुत्रा में जो फ्लड्स आते हैं, अगर ये ब्रह्मपुत्रा के फ्लड वाटर को अगर अपन रोक के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इसका एक असेसमेंट है कि सारे इंडिया को जितना भी एनर्जी की जरूरत है वो पूरा हो सकता है करके। ओके, इससे पता चलता है, एक असेसमेंट है। और इसी के साथ समृद्ध होने के लिए हवा का दबाव, विंड एनर्जी, समुद्र तरंग का दबाव, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस जो स्वाभाविक रूप में धरती के भीतर से आकाश की ओर गमन करती रहती है, ऐसे सभी स्रोत का भरपूर उपयोग करना मानव के लिए हित में है। ओके, मतलब ये जो अल्टरनेट एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, ओके, फ्लो एनर्जी, गोबर गैस, ऐसे आदि हम ये रिन्यूएबल एनर्जीज है, तो इसको अपन मतलब अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ओके, ओके, मानव के सुख समृद्धि के अर्थ में ये सब जितने भी अभी बताए हैं वो सुख समृद्धि के अर्थ में है। सो कुछ ऐसे यंत्र जो तेल से ही चलने वाले हैं, उनके लिए खाद, अखाद तेल वनस्पति पेड़ से प्राप्त, जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं, डीजल ट्रीज जो बोलते हैं ना, ये भी मतलब प्रयोग में ला सकते हैं। के विभिन्न संयोग से यंत्रोपयोगी बनाने के शोध को पूरा कर लेना चाहिए। तो उससे मतलब उसके लिए रिसर्च करके तो उसको मतलब रेगुलर यूज में लाने के लिए होने की संभावना है। वी हैव टू डू रिसर्च ऑन दैट। जो कुछ पेड़ों से ये एनर्जी निकल सकता है, जो डीजल प्लांट जो बोलते हैं उससे। ओके, तब मानव यंत्र से प्राप्त सुविधाओं के बनाए भी रख सकते हैं। जो भी अभी क्या बोलते हैं बिग इंडस्ट्रीज है जिसके लिए जो एनर्जी चाहिए, तब ये कोयला और पेट्रोल से मतलब यूज करके कर रहे हैं, उसको ये अल्टरनेट एनर्जी से भी चला सकते हैं। ईंधन समृद्धि बना रह सकता है। मतलब वी कैन अचीव प्रॉस्पेरिटी इन दिस एनर्जी सोर्सेस। तैलीय प्रयोजनों के लिए जंगल में तैलीय वृक्ष का प्रवर्तन किया जाना संभव है ही। सड़क, बाग बगीचे में भी यह हो सकता है। तो ये मतलब लार्ज स्केल में इसको अपन मतलब क्या बोलते हैं, प्लांट कर सकते हैं, देन उसको हार्वेस्ट करके एनर्जी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सोर्स बन सकता है। इससे हम समृद्ध हो सकते हैं, मतलब एनर्जी रिसोर्सेस में समृद्ध हो सकते हैं। यही मतलब बाबा कह रहे हैं यहाँ पे। सो किसानों के खेत में
मोड पर भी हो सकता है। ये केवल मानव के सद्बुद्धि के आधार पर संपन्न होने वाला कार्यक्रम है। अगर वी आर डिटरमाइंड टू गो इन दैट डायरेक्शन वी कैन डू इट, ऐसा मतलब बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमारे बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं मतलब ऐसा इसको देख रहा हूँ कि मतलब धरती को नष्ट किए बिना अगर करना है तो थोड़ा मेहनत अपने को करना पड़ेगा, तो उसके बाद में समृद्धि को अपन पा सकते हैं। ओके, धरती की ऊपरी सतह में विशाल संभावनाएं हैं ऊर्जा स्रोत बनाने के, ईंधन स्रोत बनाने की। ओके, दबाव स्रोत, प्रवाह स्रोत, सौर्य ऊर्जा स्रोत से सब स्वाभाविक रूप में प्रचुर मात्रा में है ही। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर ही जितना भी आदमी को एनर्जी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मतलब ये जो एनर्जी का प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वो सब सरफेस के ऊपर ही बना हुआ है। मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब धरती का पेट फाड़कर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ बाबा जी कह रहे हैं। तो धरती के भीतर ऐसा कुछ भी स्रोत नहीं है, जितना अपने को सरफेस के ऊपर मिलता है उससे ज्यादा अंदर नहीं मिलता है, ये कह रहे हैं। ओके, जो है केवल धरती को स्वस्थ रखने के लिए है, मतलब जो अंदर है वो धरती को स्वस्थ रखने के लिए है। अपन क्या कर रहे हैं कि धरती का पेट फाड़कर उसके अंदर से निकाल रहे हैं, तो उसके वजह से धरती मतलब बीमार हो गया। यही मतलब बहुत बहुत जगह पे बाबा जी ने कहा है। ओके, सो धरती के भीतर ऊपरी हिस्से के समान या सदृश कोई स्रोत दिखाई नहीं पड़ता। मतलब जो भी एनर्जी सोर्सेस है धरती के अंदर, ऊपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। धरती के अंदर जो भी है उसको धरती का मतलब धरती को अच्छा मतलब हेल्दी बना के रखने के लिए ही उपयोगी हो सकता है, ना कि अपने यूज के लिए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में मतलब बाबा जी ने नेक्स्ट पैराग्राफ में ये पानी के बारे में जिक्र किया है। ओके, तो इसी क्रम में और भी एक तथ्य याद रखने के योग्य है। धरती के पाताली जल स्रोत के और दृष्टि गई। कुल 25 से 30 वर्ष में ही सर्वाधिक जगह में पाताली जल स्रोत क्षीण हो गया। मतलब लास्ट 25 मतलब 2 to 3 डिकेड्स के अंदर ही जो अर्थ का वाटर लेवल है, अर्थ के अंदर जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चले गया है। क्योंकि अपन ये मतलब बोरवेल्स डाल के मतलब 1000 फीट 1500 फीट अंदर से पानी जो निकाल रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। एंड उतने नीचे से जब पानी निकालते हैं तो वो इट इज नॉट यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। तो जो मैं एक्चुअली जब छोटा था उस समय में एक तर्क लगा के मैं सोचता था कि जो रूट है मतलब जिस एरिया में भी जो ट्रीज है उसका जो डीपेस्ट रूट है, ओके, तो डीपेस्ट रूट से के नीचे जाकर पानी निकालने का वो एक पाबंदी लगाना चाहिए। तो अपने जगह में सपोज अपने एरिया में अगर ट्री का डीपेस्ट रूट इज से 15 मीटर्स, तो अपन ये कंडीशन लगा सकते हैं 15 मीटर से नीचे कुछ भी 15 मीटर्स के नीचे से पानी निकालना निषेध है। क्योंकि उससे नीचे से अगर पानी निकालते हैं तो वाटर लेवल उस डीपेस्ट रूट के नीचे चले जाएगा, उसके बाद में रूट को पानी पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि एक ये अभी इससे पहले मैं बताया था, तो एक पेड़ को जब लेते हैं तो पेड़ है ना अपना आहार बनाने के लिए सनलाइट लेता है सन से, और धरती से पानी लेता है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये तीनों लेने के बाद इट कन्वर्ट्स दैट इनटू टू थिंग्स। एक ग्लूकोज बनाता है, तो उससे क्या है कि ये जो पत्ते बढ़ना मतलब पत्ते का ग्रो होना ये सब होता है ग्लूकोज से, और दूसरा है ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। तो अभी जब ये पानी डीपेस्ट रूट से नीचे अगर पानी का लेवल गया है तो नीचे से पानी मतलब पेड़ों को पहुंचेगा ही नहीं, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो पेड़ मतलब खत्म हो जाएंगे। जब पेड़ कम होने लगेंगे मतलब ग्रीनरी सरफेस कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन को कौन पचाएगा? तो ऑक्सीजन को अगर पचाने वाला नहीं है तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन जब बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेयर मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेयर का जो थिकनेस है वो बढ़ेगा। तो जब ऑक्सीजन लेयर का थिकनेस बढ़ेगा तो जो सूर्य से जो गर्मी पहुंच रहा है रिफ्लेक्ट होके जो बाहर जा रहा है, तो ये थिकनेस ये थिक लेयर उसको रोकेगा। रोकने के बाद मतलब अर्थ सरफेस और भी बढ़ने लगेगा। ये सारे कनेक्टेड चीज है, तो आसानी से समझ में आता है ये। मगर अपन मतलब ये समझ की कमी की वजह से समृद्धि क्या होता है ये पता नहीं है, तो अपनी आवश्यकता को हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसके कारण हम बहुत मतलब बर्बादी के डायरेक्शन में बहुत तेजी से जा रहे हैं। अभी जितना स्पीड बढ़ते जा रहा है और भी मतलब जितना जो हाई स्पीड है अपना जो ट्रैवल स्पीड जो है उसके कारण और भी अपन बर्बादी के डायरेक्शन में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तेज गति से जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ओके फिर एक बार ये पढ़ता हूं। धरती के पाताली जल स्रोत के ओर दृष्टि गई है। ओके कुल 25 से 30 वर्ष में ही सर्वाधिक जगह में पाताली जल स्रोत क्षीण हो गया है। तो फलस्वरूप ऊपरी जल स्रोत सूख गया, तालाब बॉडी सूख गया। ओके मानव बर्बादी की ओर चल दिया। इस मुद्दे पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो धरती के ऊपरी हिस्से में जितना विशालता है, हर एक 10 फीट में विशालता घटती जाती है। ये मतलब सिंपल अर्थमेटिक है, सिंपल मैथ है। क्या है कि जो ऊपर सरफेस एरिया है, अपन अंदर जाते हैं तो सरफेस एरिया कम होगा। तो ये कौन सा लॉजिक है कि ऊपर से ज्यादा अपने को रिसोर्सेस अंदर मिलेंगे? सो दिस इज वेरी इलॉजिकल थिंग। तो सरफेस पे जो है मानव की समृद्धि के लिए जितना भी चीज चाहिए वो सरफेस के ऊपर ही है, तो आसानी से मिलेंगे। मगर वी आर गोइंग डीप इनसाइड एंड कॉजिंग डेंजर टू अर्थ, देयरबाय ह्यूमन बीइंग इज कॉजिंग डेंजर टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके तो धरती के ऊपरी हिस्से में जितना विशालता है, हर एक 10 फीट में विशालता घटती जाती है। इसको परीक्षण निरीक्षण हर विद्यार्थी कर सकता है। तो जैसे एक गोल वृत्ति बनाएं, यह आसानी से हाथ से भी बन सकता है, कंपास से भी बन सकता है। एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं बाबा जी। ओके उसके बाद आधे आधे में एक एक वृत्ति भीतर बनाए, भीतर बना वृत्ति छोटा होता जाता है। इस प्रकार धरती का भीतर सतह ऊपरी सतह से छोटा ही होता है। तो हम मानव भ्रमवश पाताल स्रोत में ऊपरी सतह से ज्यादा मिलने की उम्मीद से जुड़ गए। तो ये मतलब बाबा जी कह रहे हैं ये फूलिशनेस है कि सरफेस से ज्यादा रिसोर्सेस अंदर मिलेंगे। ओके अंडरग्राउंड में मिलेंगे, सरफेस से ज्यादा रिसोर्सेस। दिस इज जस्ट फूलिशनेस। सो इससे भी अपूर्व क्षति घटित हो चुकी है। तो मतलब ये अजम्पशन से कि नीचे जाने के बाद मतलब धरती के अंदर से और भी अच्छे चीज मिलेंगे, इससे अपनी समृद्धि होगी। तो ये अजम्पशन से बहुत सारा डैमेज हुआ है अपने को करके। तो मतलब जो अर्थ के अंदर जो भी है उसका फिर फायदा क्या है? तो ये मतलब पहले 2-3 बार कह चुके हैं इसमें सेंटेंसेस में कि धरती के अंदर जो भी है वो धरती को समृद्ध बनाने के लिए है। धरती के सरफेस पे जो भी है वो आदमी को समृद्ध बनाने के लिए है। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है। धरती के अंदर जो भी है वो धरती को मतलब बीमारी से बचा के रखने के लिए है, और धरती के सरफेस पे जो भी है वो आदमी को समृद्ध बनाने के लिए व्यवस्था है। तो इस मुद्दे पर सार्थक विचार किया जाए तो यह निश्चित होता है कि पाताली जल का स्रोत धरती की ऊपरी सतह पर बहता हुआ जल ही है। ओके जो मतलब अंडरग्राउंड में जो अर्थ के अंदर जो वाटर फ्लो है वो दैट फ्लो इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फ्लो ऑन द सरफेस ओनली। तो इफ there is no water on the surface, there is no point in taking water from inside. So we have to see that water is available always on the top, on the surface of the earth. तो उसके लिए फिर कैसे अपने को करना पड़ेगा? मतलब धरती के ऊपर पानी है तो उसके लिए ऋतु संतुलन बना के रखना पड़ेगा। तो ऋतु संतुलन अगर बन गया तो देन सीजन्स ठीक से रहेंगे। तो सीजन्स ठीक से रहेंगे तो देन ये जो वाटर साइकिल है ये अच्छा रहेगा। तो वाटर साइकिल भी मतलब अपने को लाइक 4th-5th क्लास में ही पढ़ते हैं। क्या है कि जो समुद्र है उससे सूरज की रोशनी से मतलब जो हीट है उसकी वजह से वेपराइज होके वाटर जाता है ऊपर, वेपराइज होके जाता है। जो वेपर होने के बाद उसको बोलते हैं एवापोरेशन। उसके बाद में जो और फिर ट्रांसपिरेशन होता है, पेड़ों से जो वेपर जाता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इन दोनों जगह से जाने के बाद एक जगह पे ये कंडेंस होने लगते हैं। तो कंडेंस होने के बाद उसका जो क्या बोलते हैं साइज डेंसिटी बढ़ जाता है। उसके बाद में फिर वो नीचे गिरता है। तो ये एक साइकिल बना हुआ है। तो ये साइकिल को हम आदमी को समझना है और इसको बनाए रखना है। अभी अपन इस साइकिल को तोड़ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। यह सीधा ओके फिर एक बार पढ़ रहा हूं। यह
इस मुद्दे पर सार्थक विचार किया जाए तो यह निश्चित होता है कि पाताली जल का स्रोत धरती के ऊपरी सतह पर बहता हुआ जल ही है। इस धरती के ऊपर हिस्से में जल फैला हुआ है, बह रहा है, इनका आवर्तनशीलता बनी ही रहती है। ये जो धरती के ऊपर जो जल है इसकी आवर्तनशीलता बनी ही रहती है। यह सीधा सूर्य उष्मा के संपर्क में होने के फलस्वरूप धरती पर जल का वाष्पित होना, वेपराइज होना, यह वाष्प सघन होकर बादल के रूप में परिणाम होना, ऐसा बना हुआ बादल किसी अवधि तक समृद्ध होना, ऐसे समृद्ध होने का फलन में पुनः धरती पर बूंद बूंद के रूप में वर्षा का होना, यह आवर्तनशीलता देखने को मिलता ही है। तो ये एक मतलब वाटर साइकिल है। ओके, वेपराइज होता है, फिर मतलब ये वेपर ड्रॉपलेट्स की तरह बनते हैं, उसके बाद में बढ़ जाता है, उसके बाद में कंडेंस होता है, फिर देन बारिश गिरता है। ये सब एक साइकिल है, तो हमको समझना है, इसको स्वीकारना है और उसको फॉलो करना है। बस इसमें यही सार्थक होना सुनिश्चित होता है, धरती पर जल को ज्यादा जगह पे फैलाकर रखा जाए। तो इसी से मानव का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो ये एक मतलब सजेशन के जैसा बाबा दे रहे हैं कि मतलब जो वाटर अवेलेबल है धरती के ऊपर उसको ज्यादा से ज्यादा रोका जाए और रखा जाए, मतलब फैला कर रखा जाए, ताकि ये साइकिल, वाटर साइकिल बना रहे। इसके साथ साथ और भी ध्यान देने पर पता लगता है कि प्राणावस्था का वैभव, जीवावस्था और ज्ञानावस्था का वैभव, कार्यकलाप, कार्य व्यवहार की शुभ स्थली धरती के ऊपर सतह पर ही प्रमाणित है। तो अपने को मतलब इस सेंटेंस से ये बता रहे हैं बाबा कि ये जो वैभव है अपना, मतलब प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था, इनका वैभव है, ये सिर्फ धरती के ऊपर ही रह सकता है। ओके, ऊपरी सतह मतलब ऊपरी लेयर पे ही रह सकता है, ना कि नीचे। ये तीनों अवस्थाएं धरती के भीतर कहीं भी वैभवित नहीं हो पाती है। ओके, तो इसी के साथ यह भी देखने को मिलता है खगोलीय प्रकाश ऊपरी हिस्से में ही प्रतिबिंब होती है। खगोलीय प्रकाश जो मतलब यूनिवर्स से जो ये जो लाइट आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, तो ये अर्थ का जो सरफेस है वहीं पे प्रतिबिंबन होता है। ओके, धरती अपारदर्शी होने के आधार पर खगोलीय प्रकाश धरती में पारगामी होना संभव नहीं है, मतलब ये आर पार जाना संभव नहीं है धरती के आर पार, ये लाइट को। ओके, सो इन सभी तथ्यों पर मानव को ही ध्यान देना आवश्यक है, मतलब ह्यूमन बीइंग को ही मतलब इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि मानव ही धरती के भीतर हिस्से में हस्तक्षेप किया है, इसका परिणाम अशुभ हो चुका है। तो ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ डिस्ट्रॉयड दिस अर्थ, डिस्ट्रॉयड अर्थ, जो धरती को मतलब उसका पेट फाड़कर अंदर का जो भी है वो निकाल रहा है अपने भ्रमवश समृद्धि मानते हुए उसको। तो इसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है। मानव शुभ ही चाहता है, एक्चुअली शुभ ही चाहता है, हार्मोनी चाहता है, मगर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? समझ की कमी की वजह से। मतलब जो ओवरऑल जो कोएग्जिस्टेंस का जो फिलॉसफी है उसकी समझ की वजह से बहुत बार फेल हो चुका है। तो अभी ये मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद से ये अपने को दिखता है कि ये एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहा है, इससे बहुत सारी संभावनाएं अपने सामने है। ओके, और आगे की लाइन पढ़ता हूं। शुभ सूत्र और व्याख्या में पारंगत होने की आवश्यकता है। शुभ सूत्र और व्याख्या में पारंगत होने की आवश्यकता है। ऐसा शुभ सूत्र और व्याख्या अथवा सर्वशुभ सूत्र और व्याख्या के आधार पर सहअस्तित्व विधि अर्थात नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करता हुआ जीता है। तो ये आदमी अगर समझ गया क्या नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, उसके बाद में समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व, ये समझ गया तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा, ये कह रहे हैं। सार्वभौमता शुभ का सूत्र और व्याख्या है। सार्वभौम शुभ का सूत्र और व्याख्या है। इस बात को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। मतलब क्या है? सार्वभौम शुभ सूत्र और व्याख्या है। पहले व्याख्या कर चुके हैं। अखंडता सूत्र है, सार्वभौम व्याख्या है। मतलब अखंडता एक सूत्र है, ओके, अनडिवाइडेडनेस एक सूत्र है,
सार्वभौम व्यवस्था एक व्याख्या है। इसका धारक वाहक मानव ही है, मतलब इसको समझना, समझ के आधार पर जीना मानव एकाई ही कर सकता है। यही जागृति का प्रमाण है, सौभाग्य का वैभव है, यही मानव की चाहत भी है। इसीलिए सभी अनुचित, अनावश्यक, अनर्थकारी प्रवृत्तियां, कार्य व्यवहार, विन्यास मानव के द्वारा ब्रह्मवश घटित हो चुकी, उसे जागृति पूर्वक सुधार लेना ही मानव का सम्मान है, साथ में सौभाग्य है। तो ये कुल मिला के बाबा इस 3rd चैप्टर के 7th सेक्शन में ये कह रहे हैं कि मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन मतलब सन एंड अर्थ, इसके बारे में मतलब जिक्र किया है। और ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है ये मानव का ही करतूत है, तो मानव को इसे समझना चाहिए और समझने के बाद इसका आचरण करना चाहिए। तो ये आचरण एक मतलब क्या बोलते हैं, फटाक से होने वाला चीज नहीं है, धीरे धीरे अपनी आदतें बदलना चाहिए, बदल के वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहले शुरुआत समझ से है, तो समझ ये शिक्षा संस्कार है उससे ही आएगा, क्योंकि मानव का आचरण शिक्षा संस्कार से ही आता है। ओके, तो शिक्षा संस्कार में ये 3 स्टेजेस है, आप सबको विदित है ही, पता भी है। तो अनुकरण, अनुसरण और अनुशासन। अनुशासन से मानव स्वानुशासन की ओर जाता है। तो अनुशासन से स्वानुशासन की ओर कैसे जाता है? ओके, करके सीखना है, सीखने के बाद समझना है, समझने के बाद करना है, ये 3। तो अगर समझ के करते हैं तो हम स्वानुशासित है। तो अगर स्वानुशासन में नहीं है तो इसका मतलब है हमको अनुशासन में रहना चाहिए। तो अनुशासन का मतलब है कि किसी समझदार व्यक्ति के सानिध्य से हमको ये सब जो भी जानकारियां हैं उनको लेना है और उनको अपने आचरण में डाल के जीने में लाना है। तो ये धीरे धीरे होने वाली घटनाएं हैं, मगर ये जो अपने को बदलना है, ये धरती को बर्बाद नहीं करना है, इसका संकल्प तो अपने को अभी लेना है, बिना मतलब देरी से। तो ये सब मतलब बाबा कह रहे हैं इसमें। तो मैं अभी अपने पास टाइम है, इसलिए मैं ये ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ मुख्य सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया, तो मैं अभी वो मुख्य सेंटेंसेस को फिर एक बार पढ़ता हूँ। अगर कुछ और भी मतलब स्पष्टीकरण मतलब करना है और मेरे को कुछ क्लिक करता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पहले पैराग्राफ में एक अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऊष्मा विधि से वस्तु फैलना शुरू करता है। ऊष्मा विधि से मतलब जब किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। तो एक्सपैंड होने के बाद और भी टेम्परेचर अपन उसको देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में करने के बाद अपने उपयोगी वस्तुएं सिर्फ मानव ही बनाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है। और दूसरे पैराग्राफ में एक और सेंटेंस है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऊष्मा को हम इस विधि से पहचानते हैं कि वस्तु जलकर या जलाकर जो प्रभाव होता है इसे हम ऊष्मा नाम दे रहे हैं। ओके, जो टेम्परेचर राइज जो हो रहा है ना, तो उसको ऊष्मा नाम दे रहे हैं। जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसका मतलब है कि वो आवेशित है। तो इसको दूसरे विधि से ऐसा पहचान पा रहे हैं, वस्तु जो ज्यादा आवेशित हो गया वह सदा उष्मित होता है। तो एक्सक्यूज मी, तो वस्तु जो ज्यादा आवेशित हो गया वह सदा उष्मित रहता है, अर्थात उसका ताप बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर राइज हो जाता है उसका। ताप को पहचानने वाला सिर्फ आदमी ही है, अन्य प्रकृति ताप से प्रभावित होते हैं। तो ये मतलब जड़ वस्तु ताप से प्रभावित होते हैं। ओके, और चैतन्य मतलब इकाई जो आदमी है उसको जानता है, जानने के आधार पर उसको उसके अपने उपयोग में ला सकता है आदमी। मगर जो जड़ वस्तु है वो पहचानता है, निर्वाह करता है। पहचानना जड़ चैतन्य प्रकृति दोनों में होता है, जबकि जानना मानना केवल चैतन्य प्रकृति में ही होता है। जानना मानना सिर्फ चैतन्य प्रकृति में होता है, मगर पहचानना निर्वाह करना ये जड़ प्रकृति में होता है। और एक नेक्स्ट पैराग्राफ में और एक सेंटेंस है, ताप को प्रकट करने और बढ़ने की क्रिया में एक जलने वाला और एक जलाने वाले का संयोग रहता ही है।
मतलब मतलब ताप को बढ़ाना है तो एक जलने वाला वस्तु चाहिए और एक जलाने वाला वस्तु चाहिए। जैसे कोयला जलने वाला है, हवा जलाता रहता है। ओके, कोयला जलने वाला है और हवा जलाते रहता है। और एक नेक्स्ट सेंटेंस ये, जहां ताप हो उसके आसपास उससे कम ताप हो, तभी अधिक ताप कम ताप की ओर परावर्तित होता है। तो ये यही है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो हाई टेम्परेचर में है उसका टेम्परेचर को आवंटन करना है तो उसके आसपास का टेम्परेचर कम होना बहुत जरूरी है। अगर कम नहीं है तो वो टेम्परेचर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। जैसे कि सन है, सन के आसपास जो टेम्परेचर वो बहिर्गत कर रहा है, अगर सन के आसपास जो भी मतलब ग्रह गोल है उससे भी ज्यादा आवेशित है तो सन का टेम्परेचर कम होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आवंटन करना नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि नोबडी इज एबल टू टेक इट। ओके, ताप परावर्तित होकर कम होते जाता है। ताप परावर्तित होकर मतलब जो बाहर जाते जाते कम होते जाता है। अंततोगत्वा सामान्य ताप तक पहुंचता है। तो नॉर्मल स्टेट में जो एम्बियंट है उस स्टेट तक पहुंच जाता है। तो सामान्य ताप से आशय स्वाभाविक गति में होना से ही है, मतलब सामान्य गति में। ओके, आवेशित गति एक होता है, सामान्य गति एक होता है, स्वभाव गति एक होता है। स्वभाव गति का तात्पर्य है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति में जो यथास्थितियां होती हैं, अर्थात त्वसहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी ही स्वभाव गति है। त्वसहित व्यवस्था दैट मींस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी है उससे रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट करते रहता है। त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो ये सब अपने को वर्तमान में दिखता है। एक्चुअली वर्तमान का मतलब है कि वर्तते रहना। वर्तमान का मतलब है, तो वर्तते रहना का मतलब ये है कि क्रियाशील रहना। तो क्रियाशील का मतलब ये है कि त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। और नेक्स्ट अंडरलाइन सेंटेंस में पढ़ता हूं, ऊष्मा सभी ओर एक रूप से ही परावर्तित होता है। ऊष्मा सभी ओर एक रूप से ही परावर्तित होता है, मतलब टेम्परेचर एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। सूर्य का ताप सभी ओर समान रूप से, इस विधि से ही सूर्य का ताप समान रूप में परावर्तित होता है, सभी ओर समान विधि से परावर्तित होता है। नेक्स्ट अंडरलाइन सेंटेंसेस, धरती के घूर्णन गतिवश ही सूर्य के सम्मुख विमुख होने का विन्यास स्पष्ट होता है। मतलब धरती जो स्पिन हो रहा है, धरती का एक एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है, तो वो स्पिन के कारण ही एक तरफ सन की ओर है, सूरज की ओर एक तरफ है, मतलब बैक साइड सन इज नॉट देयर, मतलब सनलाइट इज नॉट फॉलिंग ऑन दैट। तो इससे ही हम डे एंड नाइट बोल रहे हैं। तो उसके घूर्णन गति से अपन डे एंड नाइट बोल रहे हैं। और ये जो वर्तुल गति है इससे सीजन्स बन रहे हैं। तो घूर्णन गति है और वर्तुल गति है। और किसी भी इकाई में घूर्णन गति होती है, वर्तुल गति होती है और कंपन गति होती है। ये कंपन गति ये है कि उसका एक्सिस का ये मतलब क्या बोलते हैं, आगे पीछे होना। जैसे कि अभी अर्थ का एक्सिस का इंक्लिनेशन है 23.5 डिग्रीज है। ये 23.5 डिग्रीज भी एक्चुअली वो घूमते रहता है। एक्चुअली लट्टू की तरह, अपन लट्टू को देखते हैं तो समझ में आता है। तो लट्टू एक एक्सिस के ऊपर, वो एक्सिस भी घूमते रहता है। तो धरती वैसा ही वो एक्सिस पे घूमते रहता है, मगर वो अपने को दिखता नहीं है क्योंकि ये 26,000 साल में एक साइकिल कंप्लीट करता है वो एक्सिस। और नेक्स्ट अंडरलाइन सेंटेंस पढ़ता हूं, मानव का हैसियत यही है कि मानव है का अध्ययन कर सकता है। मानव का हैसियत यही है कि मानव है का अध्ययन कर सकता है। जो भी चीज है उसका ही अध्ययन कर सकता है मानव। तो वो लिमिटेशन है, बाबा जी कह रहे हैं ऐसा। तो धरती में ऋतुक्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, ये लॉन्ग सेंटेंस है, धरती में ऋतुक्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, पूरकता से ही, भ्रमित क्रिया व्यवस्था से ही रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन इस धरती पर हो चुका है। तो ये मतलब ऋतुक्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, पूरकता से ही, भौतिक क्रिया व्यवस्था से ही रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन धरती पर हो चुका है। मतलब ऋतुक्रम से लेकर रासायनिक क्रम धरती पर हो चुका है। ये सीक्वेंस बता रहे हैं, एक से एक कैसे कनेक्टेड है।
इस क्रम से चारों अवस्थाओं की रचनाएं सुस्पष्ट हो चुकी हैं। सभी खनिज भी ठोस रूप में ही अपने अपने प्रजाति के अनुरचना अथवा मिश्रित रचना के रूप में प्रस्तुत है। इन्हीं की विविध प्रजातियों के आधार पर यौगिक घटना, रासायनिक ऊर्मा और वैभव का नृत्य घटित है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो मतलब क्या बोलते हैं कि यौगिक घटना मतलब सबसे पहला जो यौगिक घटना घटा है वो पानी है। तो उसके बाद में ही रस उपरस ये सब बने हैं। उसके बाद में ही ये भुंगी कीड़ा ये सब बने हैं। उसके बाद में आदमी बना, समृद्ध मेधस बना है। उसके बाद में ये आदमी बना है। तो ये सब ये पूरा मतलब संपन्न हुए हैं ये कह रहे हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता के साथ साथ विकास क्रम और विकास की प्रवृत्तियां समाई रहती हैं। मतलब जो भी मटेरियल एटम है उसके अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है। तो फाइनली वो चैतन्य एटम बना है और समझदारी की ओर अपन बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा आशा है कि हम सब लोग मिलकर आगे और अच्छा गति करेंगे। ओके, तो ऐसा जीवन किसी भी एक धरती से दूसरी धरती तक पहुंचने की संभावना समीचीन रहती है। तो बाबा जी ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये अर्थ के अलावा और जगह भी ये जीवावस्था है। मतलब जीवावस्था है का मतलब है 4 समृद्ध धरतियां और भी हैं, इसका इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे। धरती कोई भी अवस्था में हो उसमें विकास क्रम विकास को प्रमाणित करने का मूल बीज समाहित रहती है। मतलब धरती किसी भी अवस्था में रहने दीजिए, उसमें ये विकास क्रम विकास ओके, उसके बाद में जागृति क्रम जागृति, उसका मूल बीज रहता ही है, ये बोल रहे हैं। क्योंकि हर आवेश सामान्य गति की ओर, स्वभाव गति की ओर, स्वभाव गति विकास क्रम की ओर, विकास क्रम विकास को प्रमाणित करने की ओर, विकास जागृति क्रम को प्रमाणित करने की ओर, जागृति क्रम जागृति को प्रमाणित करने की ओर एवं जागृति की निरंतरता को प्रमाणित करने की ओर कार्य करता हुआ समझ में आता है। तो ये मतलब वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। मतलब जैसा कि विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, उसके बाद में जागृति को प्रमाणित करना। ये जो मतलब मटेरियल एटम मतलब डेवलपमेंट सिर्फ एटम में ही होता है। तो ये मतलब मध्यस्थ दर्शन से जो एक चीज बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि मतलब ये जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एटम में ही है। तो एटम विकसित होते होते हुए ये मतलब एक ये सिद्धांत है कि श्रम गति परिणाम। तो ये परिणाम का अमरत्व हो गया, तो ये एटम अमर हो गया। अमर हो गया का मतलब है कि कंपोजिशन डिकम्पोजिशन उसमें अभी नहीं होगा, ये अमर हो गया, ये मरता नहीं है। तो उसके बाद में क्या है कि मतलब श्रम गति परिणाम का अमरत्व हो गया। उसके बाद में श्रम का विश्राम होगा। श्रम का विश्राम का मतलब है कि जागृति तक पहुंच गया है। तो जागृति तक पहुंचने के बाद में क्या है कि अपने उसके बाद में गंतव्य तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन? सो फाइनल पॉइंट वेयर वी हैव टू रीच, दैट इज आचरण पूर्णता। तो श्रम का विश्राम होता है, उसके बाद में गति का गंतव्य मतलब आचरण पूर्णता। ओके, तो इसमें मतलब गठन पूर्ण परमाणु बनने के बाद ये मतलब पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देवी मानव, दिव्य मानव, ये क्रमिक रूप में होने वाली क्रियाएं हैं। तो इस विधि से इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व विकास और जागृति को प्रकाशित करने के अर्थ में ही क्रियाशील है। मतलब जो भी अपन नासमझी के कारण भी अभी कर रहे हैं, अंततोगत्वा हम समझदारी को मतलब छू लेते ही हैं। मगर अब सब ऐसा एनवायरनमेंट अगर अपन बनाते हैं तो इसकी संभावनाएं है, मतलब जागृति तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत जल्दी उदय हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। तो वो एनवायरनमेंट बनाना अपने से ही शुरू होता है। तो और एक पैराग्राफ में जो अंडरलाइन सेंटेंस से पढ़ रहा हूं, कोयला कार्बन ऊष्मा को शोषित करता है। कोयला कार्बन ऊष्मा को शोषित करता है। ओके, तो ये जो मतलब कोयला है, हम उसको जला रहे हैं। ओके, सो जलाए तो उससे कार्बन निकल रहा है, कार्बन एनर्जी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इससे बहुत सारे मतलब अपने लिए ही घातक वस्तुएं तैयार हो रही हैं। ओके, वातावरणीय ऊष्मा को अपने में ज्यादा से ज्यादा समा लेता है।
मतलब कोयला टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करता है और धीरे 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 ग्रेजुअली वो बहिर्गत करता है, जिसको अपन उपयोग कर सकते हैं। अभी वो कोयले को ही जला रहे हैं तो धरती में टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करके रोकने वाली चीज बचा नहीं है, तो इसलिए धरती इमीडिएटली जो एनर्जी रिसीव कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये मतलब दुष्परिणाम है। कोयला ज्यादा से ज्यादा ताप को अपने में पचा लेता है। ओके, तो इट ऑब्जॉर्व्स लॉट ऑफ एनर्जी, तो धीरे धीरे वितरित करता है। इस प्रमाण से हमें यह समझ में आता है कि इस धरती पर पहुंचने वाली ब्रह्मांडीय ऊष्मा, उसमें सबसे अधिक सूर्य ऊष्मा इस धरती पर पचाने की आवश्यकता रही है। तो ये धरती पर इस एनर्जी को पचाना है तो धरती के अंदर कोयला चाहिए, तो अपन अपनी नासमझी के कारण उसको निकाल रहे हैं। ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि धरती अपने ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने के उपरांत ही धरती के सतह पर हरियाली सुरक्षित रहती है। तो जो एक पॉइंट तक जो मतलब वार्म जो रहता है ना, वो टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा है तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हरियाली सुरक्षित रहने के उपरांत ही कृमि, कीट, जीव जानवर का प्रकटन, उसके उपरांत ही मानव का प्रकटन होना क्रमिक रचना वैभव के रूप में हम मानव को समझ में आता है। यह वैभव के मूल में धरती अपने में ऊष्मा संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख उपलब्धि रही है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस है उसको बना के रखने के लिए अर्थ के अंदर जो भी है वो पर्याप्त है। तो अपन उसको मतलब डिग करके जो निकाल रहे हैं, इससे डेंजर है, यही मतलब बार बार अपने को पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पे। और एक सेंटेंस पढ़ता हूँ। मानव का प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। मानव का प्रयोजन समझदार, समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। तो ये चारों को प्रमाणित करना है, इसका मतलब क्या उपाय है? अच्छा शिक्षा संस्कार देना है। तो यही एकमात्र उपाय है। ओके, और एक सेंटेंस है, ये जो मतलब धरती जो तापग्रस्त हो रहा है, इससे क्या क्या विपदाएं हैं, और एक बार दोहरा रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज विपदा है राइज इन टेम्परेचर, तो ताप का बढ़ जाना। दूसरी विपदा है आइस का मेल्ट होना, जब धरती पर जितना भी बर्फ जमा हुआ है वो मेल्ट हो जाना। मेल्ट हो गया तो ये जो लाइक वाटर लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो अनुपयोगी वाटर लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में और एक दुष्परिणाम है पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन एक प्रॉब्लम है और पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में चौथा विपदा है लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर लूज हो गया तो अर्थ एक ठोस रूप में, मतलब एक जगह पे रहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये चारों प्रॉब्लम्स है। ओके, देन अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज कैसे, उसके बारे में जो अंडरलाइन सेंटेंसेस से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रवाह बल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना। इस अकेले स्रोत के प्रावधान से प्रदूषण रहित प्रणाली से विद्युत ऊर्जा आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो सकती है। ये एक्चुअली लॉजिकली अपन कैलकुलेट करते हैं तो भी अपने को पता चलता है कि जितना एनर्जी अपने को चाहिए, तो ये जो वाटर फ्लो है उसको अगर रोक के जो निकालते हैं एनर्जी, ओके, उससे अपने को जितना जरूरत है उससे अधिक मिल सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऐसे बहुत सारे रिवर्स के ऊपर ये फ्लड्स आते हैं तो वाटर समुद्र में मिल जाता है, तो वहां पे डैम्स की जरूरत है। ओके, सो इसी के साथ समृद्ध होने के लिए हवा का दबाव, समुद्र तरंग, वेव एनर्जी से भी निकल सकता है एनर्जी। सो समुद्र तरंग का दबाव, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस जो स्वाभाविक रूप में धरती के भीतर से आकाश की ओर गमन करते रहती हैं, ऐसे सभी स्रोत का भरपूर उपयोग करना मानव के हित में, मानव के सुख समृद्धि के अर्थ में है। तो दिस इज वेरी मतलब ह्यूमन बीइंग प्रॉस्परस होने के लिए ये स्रोत को यूज करना पड़ेगा। यूज करें तो बहुत मतलब अच्छे परिणाम आएंगे अपने को। और एक सेंटेंस है, ये लास्ट पैराग्राफ के सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंस है। ओके, जीवावस्था और ज्ञानावस्था का वैभव कार्यकलाप, प्राणावस्था का वैभव, जीवावस्था का और ज्ञानावस्था का वैभव कार्यकलाप, कार्य व्यवहार की
शुभ स्थली धरती के ऊपरी सतह पर ही प्रमाणित है। तो एक बार रीट्रेट कर रहे हैं कि धरती के ऊपर ही मानव के लिए जितना भी समृद्धि के लिए स्रोत है वो सब बनी हुई है। आदमी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर मतलब धरती के अंदर पेट फाड़कर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में और एक सेंटेंस है, अखंडता सूत्र है सार्वभौम व्याख्या, सार्वभौमता व्याख्या है। अखंडता सूत्र है सार्वभौमता व्याख्या है। तो ये मतलब ज्ञान को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब मानव का जो समझ है, ओके, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, व्यवहार, कार्य व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और मानव परंपरा। तो ये अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था मतलब अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। तो ये यूनिवर्सल ऑर्डर में ये चारों व्यवस्था भी आ जाता है। जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो चारों ऑर्डर्स उसके अंदर आ जाते हैं। जब अपन यही व्यवस्था को अपने घर में देखते हैं तो मूल्य प्रधान रहते हैं। तो ये मूल्य एक है और व्यवस्था एक है, तो इनको हमें ठीक ठीक से समझना चाहिए। इसका धारक वाहक मानव ही है और कोई नहीं है, बिकॉज बाकी जो अवस्थाएं हैं वो पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। सो यही जागृति का प्रमाण है और सौभाग्य का वैभव भी है। तो यही अपना मतलब ह्यूमन बीइंग का जो नॉलेज है उसका डिस्प्ले है। तो इसके साथ ये मतलब समाप्त होता है जो रीडिंग सेशन, और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पे अभी जोड़ना चाह रहा हूँ। तो मैं ये 2005 में जीवन विद्या के संपर्क में आया। जैसे कल कहा था, मैं दलित जी का शिविर पहले अटेंड किया था, उसके बाद में लगातार शिविरों की श्रृंखला यहाँ पे हुई थी। उसके